कॉमन इंजरीज़, पहले की वीडियोज़ के अंदर हमने रिस्ट का स्ट्रक्चर देखा, उस पर मूवमेंट्स देखी, हैंड का स्ट्रक्चर देखा, उसकी मूवमेंट्स देखी। अब हम कलेक्टिवली जो है हैंड की और रिस्ट की जो कॉमन इंजरीज़ होते हैं ना उसको डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर डिसलोकेशंस की वजह से क्या प्रॉब्लम सामने आ रही होती है। डिसलोकेशन हो जाए तो हमारे पास दो तरह की इंजरीज़ बहुत कॉमन होती हैं, एक होती है स्प्रेन और एक होता है स्ट्रेन। जैसे कि कोई हड्डी अपनी जगह से हिल गई है तो इसके इर्द गिर्द पड़े हुए लिगामेंट को जाके वो कुछ ना कुछ टीयर कर देती है। तो अगर लिगामेंट का मतलब हमारे पास जो है वो इंजरी आ जाती है, उस पर कोई मसला आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेन कह देते हैं। और अगर हमारा टेंडर जो है वो इंजर हो जाता है किसी वजह से, उस पर कुछ मसला आ जाता है, रप्चर हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास स्ट्रेन होता है। तो इसलिए द मोस्ट कॉमन जो है रीज़न जो होता है ना, जब हम गिरते हैं ना हाइपर एक्सटेंडेड हैंड के साथ, तब हमारे पास हमारी 3 जगहों पर कॉमन जो है वो फ्रैक्चर होता है। एक तो हमारा डिस्टल रेडियस, उसका फ्रैक्चर कॉमन होता है, और यही वजह से हमारे पास हमारे रिस्ट के ऊपर भी हमारे पास 2 बोन्स होती हैं, एक होती है ल्यूनेट और एक होती है स्केफॉल्ड। इनका फ्रैक्चर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है अगर हम गिरें किस तरह से। कुछ स्पोर्ट से रिलेटेड इंजरीज़ भी होती हैं हमारे पास, स्पोर्ट से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास एक तो आ जाती है जी बॉक्सर्स फ्रैक्चर। बॉक्सर्स फ्रैक्चर क्या होता है कि जैसे वो बॉक्सर करते हैं ना, तो तब उनकी जो मेटाकार्पल्स होती हैं ना, मेटाकार्पल उस पे जाके फ्रैक्चर हो जाता है। और उसके अलावा हमारे पास एक होती है मैलेट फ्रैक्चर, मैलेट फिंगर भी कहते हैं इसको, सॉरी मैलेट फिंगर या ड्रॉप फिंगर भी कहते हैं इसको। अब इसका क्या मतलब होता है, जो हमारी डिस्टल इंटरफ्लिंजियल जॉइंट होता है ना जो हमारा, ये जब हमारे पास डिस्टल इंटरफ्लिंजियल जॉइंट का जो फ्रैक्चर हो जाए ना, तो इस तरह करके मैलेट डिफॉर्मिटी आ जाती है ना उसके अंदर फ्रैक्चर, तो इस तरह के फ्रैक्चर को जो है ना वो मैलेट फिंगर कहा जाता है। बेसिकली इसमें डिस्टल इंटरफ्लिंजियल जॉइंट का जो फ्रैक्चर होता है, डिस्टल इंटरफ्लिंज का हमारा, ओके। तो ये ज़्यादा कॉमन किन में होता है, जब वो जो होते हैं ना हमारे पास जिन्होंने रिसीव करनी होती है बॉल्स वगैरह को, तो जो फुटबॉल रिसीवर्स होते हैं या बेसबॉल कैचर्स होते हैं ना, उनके अंदर ये वाली डिफॉर्मिटी जो होती है ना वो बहुत कॉमन होती है। अब उसके अलावा एक और हमारे पास डिजीज़ आती है जो डिक्वेरेन्स डिजीज़। ये क्या डिजीज़ होती है, इसमें क्या होता है, हमारा जो ये थंब है ना, यहाँ पे जो 2 टेंडन्स होते हैं, उन टेंडन्स का नाम क्या है हमारे पास, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। इन 2 टेंडन्स की क्या हो जाती है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जिस शीत ने इनको कवर किया होता है वहाँ पे भी जो होती है ना, वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस तरह की जो डिजीज़ होती है ना वो डिक्वेरेन्स डिजीज़ होती है। ये भी किस वजह से हो रही होती है, ये भी स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर जो हमारी रेपिटेशन हो रही होती है मूवमेंट की, ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, उस वजह से ये डिजीज़ हमारे पास कॉमन होती हैं हमारे पास रिस्ट के ऊपर और हैंड में। अब उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है, दैट इज़ कार्पल टनल सिंड्रोम। अब ये कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, समथिंग टनल नहीं होती, एक पैसेज होता है। इसी तरह हमारी कार्पल बोन्स जो होती है ना, उनकी ये जो पार्मर साइड होती है ना, उधर एक टनल होती है जिधर से ये पैसेज प्रोवाइड करती है किसको, हमारी मीडियन नर्व को, कि यहाँ से गुजर रही होती है वो, यहाँ से उसका रास्ता होता है। ये हमारी जो होती है ना, ये पहले तो ऊपर पड़ा होता है हमारी, फॉर एग्जांपल ये हमारी जो है, ये फॉर एग्जांपल हमारी पड़ी होती हैं जी हमारी कार्पल बोन्स, और उसके ऊपर ही जो हमारे पास पड़ा नहीं होता, उसके ऊपर ही वो पड़ा होता है हमारे पास हमारा फ्लेक्सर रेक्टेनाकुलम। तो उनके दरमियान में ना एक रास्ता सा होता है जहाँ से जो होती है ना वो मीडियन नर्व पास कर रही होती है। अब इस मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो जाता है जब, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। अब इस कंप्रेशन की काफ़ी ज़्यादा वजूहत हो सकती हैं, जिसमें एक तो वजह ये, अब कार्पल टनल सिंड्रोम की काफ़ी रीजंस होती हैं। एक तो हमारे पास होती है जी बार बार हम रेपिटेशन मूवमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे टेंडन और नर्व की मूवमेंट भी ज़्यादा होती है। अब वो कहते हैं कि जब हमारी रिस्ट एक्सटेंशन में होती है ना और तब हम रेपिटेशन वाली मूवमेंट्स करते हैं, तो क्या होता है, हमारे फ्लेक्सर मसल्स कहाँ जा रहे हैं, फ्लेक्सर मसल इस टनल के अंदर, मतलब उनका स्ट्रेस आ रहा होता है ना, तो अब मसल्स अगर इस तरह होते हैं तो जिस वजह से क्या हो सकता है, हमारी नर्व की इंट्रैपमेंट, हमारे नर्व का जो कंप्रेशन वो इस कार्पल टनल पे हो जाता है। अब ये वो कहते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हमारी रिस्ट एक्सटेंशन में होने की वजह से, और हम बार बार रेपिटेशन वाले मूवमेंट करते हैं, तो हमारे फ्लेक्सर मसल्स जो होते हैं ना यहाँ पे, उनकी वजह से भी हमारे पास जो होते हैं मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो सकता है और हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। अब इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं, हमारे पास पेन आ रही होती है, नमनेस आ रही होती है, यानी कि जिसके अलॉन्ग मीडियन नर्व जो
जो उसका कोर्स होता है ना वहाँ वहाँ पे हमारे पास पेन, नमनेस और क्लम्सीनेस आ रही होती है। क्लम्सीनेस क्या होता है, बेसिकली जो है ना वो मूवमेंट हो रही होती है अजीब सी, यानी कि ऑकवर्ड सी मूवमेंट जो हो रही होती है ना, उसको कहते हैं जी हम क्लम्सीनेस ऑफ फिंगर फंक्शन। अब उसके साथ साथ जो है वो कहते हैं हम इस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। अब जो वर्कर्स होते हैं जिन्होंने ज़्यादातर टाइम स्पेंड करना होता है कंप्यूटर वगैरह के ऊपर, अगर वो एक्सटेंडेड उसके साथ रिस्ट के साथ ज़्यादातर टाइपिंग करेंगे या काम करेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर तो ये प्रॉब्लम होगी ना फ्लेक्सर मसल्स की वजह से। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि न्यूट्रल पोजीशन के अंदर रिस्ट को रख के जो है ना वो काम किया जाए, यानी कि वर्क स्टेशन को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि हमारी जो है ना वो रिस्ट को न्यूट्रल पोजीशन में रखा जाए। और इस तरह से कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स से हम जो क्या कर सकते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम का रिस्क जो है वो कम कर सकते हैं। तो बेसिकली यही हमने जो 2-3 फ्रैक्चर्स देखे हैं, हमने जो है कार्पल टनल सिंड्रोम देखा और हमारे पास जो कुछ पैथोलॉजीज़ देखी हैं, यही कॉमन होती हैं हमारे पास रिस्ट और हैंड में।